लो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? बढ़िया एकदम से। तो स्टूडेंट्स, अपना जो टॉपिक होगा नेक्स्ट वो होगा उपसहसंयोजक यौगिक, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और ये अपनी एग्जाम की दृष्टि से होगा 3 नंबर का। इस चैप्टर से 3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो अब सबसे पहले अपन जानते हैं कि ये उपसहसंयोजक यौगिक होते क्या है। देखना, इसकी परिभाषा होती है कि वे यौगिक, क्या बोलो, वे यौगिक जिनमें केंद्रीय धातु, परमाणु या आयन, क्या बोलो, वे यौगिक जिनमें केंद्रीय धातु, परमाणु या आयन अन्य किसी या अन्य परमाणु या आयनों के साथ उपसहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े होते हैं, उन्हें अपन क्या बोलते हैं? उपसहसंयोजक यौगिक बोलते हैं। क्या बोलो, वे यौगिक जिनमें केंद्रीय धातु, परमाणु या आयन, क्या, धातु, परमाणु या आयन अन्य अणु या आयन के साथ, अणु या आयन के साथ या अणु या आयन से उपसहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े होते हैं, बंध द्वारा जुड़े होते हैं, उपसहसंयोजक यौगिक कहलाते हैं। ये तो क्या होते हैं? उपसहसंयोजक यौगिक। क्या बोला कि वे यौगिक जिनमें केंद्रीय धातु, परमाणु या आयन अन्य अणु या आयनों के साथ उपसहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े होते हैं, उन्हें अपन क्या बोलते हैं? उपसहसंयोजक यौगिक बोलते हैं। अब इस चैप्टर में अपन उपसहसंयोजक यौगिक के बारे में चर्चा करने से पहले अपन जानते हैं एक पॉइंट आता है योगात्मक यौगिक। क्या आता है? योगात्मक यौगिक। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये योगात्मक यौगिक क्या होते हैं सर? तो सुनना इस बात को कि योगात्मक यौगिक किसे कहते हैं। तो ध्यान देना, जब अपन क्या होता है कि दो या दो से अधिक, क्या बोल रहा हूं, दो या दो से अधिक सरल स्थायी यौगिकों के, ध्यान से सुना, जब दो या दो से अधिक सरल स्थायी यौगिकों के आणविक अनुपात को, क्या, आणविक अनुपात को मिश्रित कर वाष्पित किया जाता है, तो उसके फलस्वरूप क्या होता है? नवीन स्टाइकियोमेट्री गुणांक, या अपन पढ़ते हैं स्टाइकियोमेट्री पढ़ते हैं ना, तो नवीन रस समीकरण मिति बोलते हैं जिसमें हिंदी में, तो क्या बोलते हो? नवीन स्टाइकियोमेट्री के अनुसार एक नए यौगिक क्रिस्टल का निर्माण होता है। इन यौगिकों का जो निर्माण होता है उसी को अपन बोलते हैं योगात्मक यौगिक। एक बार ये परिभाषा दोबारा सुन लेना, जब दो या दो से अधिक, क्या बोल रहा हूं, जब दो या दो से अधिक सरल स्थायी यौगिकों के आणविक अनुपात को मिश्रित कर वाष्पित किया जाता है, तो नवीन स्टाइकियोमेट्री के अनुसार एक नए क्रिस्टल या नए यौगिक का निर्माण होता है। इस प्रकार बने यौगिकों को ही अपन योगात्मक यौगिक कहते हैं। तो अपन देखो इसके एग्जांपल देखते हैं। इसमें पहला एग्जांपल अपन देखते हैं K2SO4 प्लस Al2SO4 का होल ट्राइस डॉट चॉइस H2O। ये मिलकर क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं अपना K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल ट्राइस डॉट चॉइस H2O। इसको अपन बोलते हैं पोटास एलम। वैसे अपन इसका नाम लेते हैं फिटकरी। क्या बोलते हैं? पोटास एलम। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, इसका सेकेंड एग्जांपल क्या बोल सकते हैं अपन? देखो ध्यान देना, अपन सेकेंड एग्जांपल बोल सकते हैं KCl प्लस MgCl2 प्लस 6H2O। ये मिलकर क्या बनाते हैं? नए यौगिक क्या बनाते हैं? KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2O, जिसको अपन बोलते हैं कार्नेलाइट। क्या? कार्नेलाइट। नेक्स्ट एग्जांपल अगर अपन इसका देखें तो देखो अपना नेक्स्ट एग्जांपल आता है FeSO4 डॉट NH3
का होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2O, ये मिलकर बनाते हैं अपना FeSO4 डॉट NH3 का होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2O, जिसे अपन बोलते हैं मोहर लवण। क्या बोलते हैं? मोहर लवण। ठीक है, एक एग्जांपल और देखते हैं अपन। क्या? 4KCN प्लस FeCN2 मिलकर बनाते हैं K4FeCN6 कंपाउंड का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ? ये दो या दो से अधिक यौगिक सरल अनुपात में मिलकर नए यौगिक का निर्माण करते हैं। अब सुनना मेरी बात ध्यान से स्टूडेंट्स, क्या बोल रहा हूं। ये जो योगात्मक यौगिक होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला होता है द्विक लवण। क्या होता है? द्विक लवण। और जो सेकंड होता है वो होता है संकुल यौगिक। क्या होता है? संकुल यौगिक। योगात्मक यौगिक दो प्रकार के होते हैं। जो दो प्रकार के कौन कौन से? पहला होता है द्विक लवण और दूसरा होता है संकुल यौगिक। अब इस अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि ये द्विक लवण क्या होते हैं सर। तो द्विक लवण के बारे में जानते हैं अपन। तो देखो, द्विक लवण को अपन क्रिस्टल यौगिक भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिस्टल यौगिक भी कहते हैं। अभी ये जो द्विक लवण होते हैं इनको क्रिस्टल यौगिक तो कहते हैं सर, लेकिन ये क्या होते हैं? ये ठोस अवस्था में तो स्थायी होते हैं। क्या बोल रहा हूं? ठोस अवस्था में तो क्या होते हैं? स्थायी होते हैं। लेकिन द्रव अवस्था या अन्य किसी विलायक की उपस्थिति में ये क्रिस्टल होता है, ये टूट जाता है। क्या कर जाता है? टूट जाता है। आगे ये बात समझ में। द्विक लवण के बारे में क्या बोला कि सर अपन द्विक लवण को क्रिस्टल यौगिक भी कहते हैं। ये ठोस अवस्था में तो स्थायी होते हैं, लेकिन द्रव या किसी जल की उपस्थिति में, क्या बोल सकते हैं, या तो जल की उपस्थिति में या किसी विलायक की उपस्थिति में ये क्रिस्टल टूट जाते हैं। ये बात आई समझ में? ठीक है। अब देखो, मैंने आपके सामने ये चार कंपाउंड लिख रखे हैं, चार एग्जांपल लिखे हैं। इसमें ये पहले तीन है, ये पहले तीन एग्जांपल है, ये तो है द्विक लवण के, और ये फोर्थ वाला है अपना, ये है संकुल यौगिक। तो ये द्विक लवण की एक और बात सुनना कि आपको ये तीन एग्जांपल दे रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग एक और बात बताता हूं, इनकी इंपॉर्टेंट बात है, काम आई, कई बार एग्जाम में आ जाता है। तो सुनना इस द्विक लवण के बारे में। क्या? कि जो द्विक लवण जिन यौगिकों से मिलकर बने होते हैं या जिन अणुओं से मिलकर बने होते हैं, उन्हीं अणुओं का परीक्षण देते हैं। क्या देते हैं? उन्हीं अणुओं का परीक्षण देते हैं, तथा उन्हीं के समान गुण प्रदर्शित करते हैं। सर हमें तो ये बात समझ में नहीं आई, समझ में आएगी, अभी एग्जांपल से बताएंगे आपको। एक बार दोबारा सुनो इस बात को। क्या बोल रहा हूं कि द्विक लवण जिन यौगिकों से या जिन अणुओं से मिलकर बने होते हैं, उन्हीं अणुओं का ये परीक्षण देते हैं। जैसे अपन एग्जांपल ले ये वाला FeSO4, ये वाला जो क्या बना रहा है? मोहर लवण बना रहा है। अब देखो इस मोहर लवण के बारे में, ये किस किस का परीक्षण दे सकता है? क्या किस किस का परीक्षण दे सकता है? सर आप बोलोगे सर ये Fe का परीक्षण दे सकता है, यानी Fe2+ का दे सकता है। सर ये SO4 का परीक्षण दे सकता है, सल्फेट आयन का। और क्या बोलोगे? सर आप यहाँ पे ये भी बोल सकते हो सर ये अमोनिया मतलब NH3 का भी परीक्षण दे सकता है। अरे दे सकता है कि नहीं दे सकता? हाँ सर ये परीक्षण दे सकता है, क्योंकि ये सर इन्हीं आयनों से मिलकर बने हैं, उन्हीं आयनों का परीक्षण देंगे जिनसे ये मिलकर बने होते हैं। अब आपको ये बात आएगी सर ये तो ठीक है, और मैं इनमें बताऊं, तो बेटा जी अपन चलते हैं इसकी तरफ चलेंगे तो क्या क्या है? आप बोलोगे, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर SO4 एक ही लिखा, ये क्यों नहीं लिखा? अरे तो बेटा जी ये भी सल्फेट आयन, ये भी सल्फेट आयन, तो दोनों एक ही है, तो एक का ही परीक्षण देंगे, है ना। अब देखो अपन चलते हैं इस कार्बोनाइट पे। ये कार्बोनाइट में क्या करेगा? K+ का परीक्षण देगा, Cl- का परीक्षण देगा, Mg2+ का परीक्षण देगा। अपन चले फिटकरी की तरफ, तो फिटकरी किसका देगी? K+ का देगी, SO4 2- का देगी, Al3+ का देगी। देगी कि नहीं देगी? तो ये समझ में आया क्या? द्विक लवण होता क्या है? आया समझ में? ठीक है। अब जो अपना नेक्स्ट आता है वो आता है संकुल यौगिक। तो देखो संकुल यौगिक के बारे में
जानते हैं। ये मिटा रहा हूं, ठीक है। संकुल यौगिक के बारे में जानते हैं। तो देखो बेटा जी ध्यान दो, संकुल यौगिकों को अपन उप सहसंयोजक यौगिक भी बोलते हैं। संकुल यौगिकों को अपन क्या बोलते हैं? उप सहसंयोजक यौगिक भी बोलते हैं। अब सुनना इनकी बात। अपन ने बोला था कि द्विक लवण होता है वह सर ठोस अवस्था में तो स्थायी होता है, लेकिन अपन जल की उपस्थिति में या किसी विलायक की उपस्थिति में वह टूट जाता है, यानी एक तरह से अस्थायी फॉर्म में रहता है, अनस्टेबल रहता है। लेकिन यहां पर क्या होता है इन संकुल यौगिकों में, ये ठोस अवस्था में भी स्थायी और द्रव अवस्था में भी स्थायी होती है। एक और बात बता देता हूं उनके बारे में। अपन ने वहां पे बोला था कि जिनसे मिलकर बने होते हैं उनके परीक्षण होते हैं, उन्हीं के समान गुण प्रदर्शित करते हैं, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होता है। यहां पर ऐसा नहीं होता है, संकुल यौगिकों में ऐसा नहीं होता, उप सहसंयोजक यौगिकों में ऐसा नहीं होता। जैसे अपन ये देखें, ये इनसे मिलकर बना है, तो यहां पर ये K+ या अपन बोल सकते हैं ये Fe+ और Cn- है, ये इस यौगिक के समान गुण प्रदर्शित नहीं करेंगे, इनसे पृथक गुण ही प्रदर्शित करेंगे, इनके समान गुण प्रदर्शित नहीं करेंगे। तो अपन ने देखो क्या पढ़ा अभी तक, अपन ने ये बातें पढ़ी कि उप सहसंयोजक यौगिक क्या होते हैं, फिर अपन ने देखा योगात्मक यौगिक क्या होते हैं, फिर अपन ने योगात्मक यौगिक के 4 एग्जांपल देखे, फिर अपन ने देखा कि योगात्मक यौगिक 2 प्रकार का होता है, एक होता है अपना जिसको अपन बोलते हैं द्विक लवण, और एक होता है अपना संकुल यौगिक। इन दोनों के बारे में पढ़ा। अब जो अपना नेक्स्ट पॉइंट आता है इस चैप्टर में वो आता है कि उप सहसंयोजक यौगिकों से संबंधित कुछ प्रमुख शब्द हैं और उनकी परिभाषाएं। क्या बोल रहा हूं? उप सहसंयोजक यौगिकों से संबंधित कुछ शब्द तथा उनकी परिभाषाएं। तो देखना, ध्यान देना, उप सहसंयोजक यौगिकों से संबंधित कुछ शब्द तथा उनकी परिभाषाएं, जिसमें अपना सर्वप्रथम आता है केंद्रीय आयन। क्या आता है? केंद्रीय आयन। अब आपके दिमाग में आ रहा है कि सर ये केंद्रीय आयन क्या होता है, तो इस केंद्रीय आयन के बारे में सुनना। क्या कि धनायन या क्या बोलो, धनायन या उदासीन धातु परमाणु। क्या बोलो? धनायन या उदासीन धातु परमाणु जिससे 2 या 2 से अधिक उदासीन अणु या ऋणायन उप सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े होते हैं, उन्हें अपन क्या बोलते हैं? केंद्रीय आयन बोलते हैं। क्या बोलो? दोबारा सुन लेना एक बार इसको। 2 उदासीन या धनायन या उदासीन धातु परमाणु। क्या बोलो? धनायन या उदासीन धातु परमाणु जिससे 2 या 2 से अधिक, जिससे 2 या 2 से अधिक उदासीन अणु या ऋणायन सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े होते हैं, उसे ही अपन क्या बोलते हैं? केंद्रीय आयन बोलते हैं। ठीक है। अब देखो केंद्रीय आयन की परिभाषा आ गई, सबको समझ में। अब इस केंद्रीय आयन के बारे में एक और बात जान लेना कि जो एक केंद्रीय आयन होता है ये इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही की तरह व्यवहार करता है, मतलब अपने इलेक्ट्रॉन युग्म देता है। ग्राही, सॉरी, ग्राही का मतलब ग्रहण करता है, देता नहीं। दाता होता तब क्या होता? देता। ग्राही का मतलब ग्रहण करता है। क्यों करता है सर? क्योंकि इसके अंदर जो उपस्थित कक्षक होते हैं, रिक्त कक्षक होते हैं, उनकी ऊर्जा क्या होती है? लगभग समान होती है। क्या बोला मैंने? पहले अपन ने बात की केंद्रीय आयन की। सर केंद्रीय आयन क्या होता है? कोई भी धनायन, क्या बोलो, धनायन या उदासीन धातु जो क्या होती है? एक या एक से अधिक उदासीन अणु या ऋणायन से उप सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ी होती है, उसे अपन क्या बोलते हैं? उसे सर अपन केंद्रीय आयन बोलते हैं। ये इलेक्ट्रॉन ग्राही, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही की तरह व्यवहार करती है, क्योंकि सर इसके अंदर जो कक्षक होते हैं, रिक्त कक्षक होते हैं, उनकी ऊर्जा लगभग समान होती है। आगे ये बात सुनिए। सेकेंड जो पॉइंट आता है वो आता है लिगेंड का। क्या आता है? लिगेंड का। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये लिगेंड क्या होते हैं? क्या बोलो कि सर ये लिगेंड क्या होते हैं? तो लिगेंड की परिभाषा सुनना। एक, क्या बोल रहा हूं, ये ना जो लिगेंड होते हैं ये एक परमाणु या परमाणु का समूह होता है।
क्या, या तो एक परमाणु होता है या परमाणुओं का समूह होता है जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन युग्म देता है। क्या करता है, इलेक्ट्रॉन युग्म देने की प्रवृत्ति रखता है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, लिगेंड बोलते हैं। क्या बोल रहा हूं कि यह ना जो लिगेंड होता है, लिगेंड, लिगेंड की परिभाषा सुन लेना, कई बार एक नंबर की पूछ लेता है कि लिगेंड किसे कहते हैं, लिगेंड किसे कहते हैं। तो क्या लिखोगे लिगेंड के बारे में कि ये एक परमाणु या परमाणुओं का समूह होता है जो इलेक्ट्रॉन युग्म देने की प्रवृत्ति रखता है, जिसे अपन लिगेंड कहते हैं या लिगेंड कहलाता है। ठीक है, अब क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन युग्म दे रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन युग्म दे रहा है, दाता की तरह व्यवहार कर रहा है, तो इसे अपन लुईस छाड़ भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लुईस छाड़। अब सर लुईस छाड़ तो कहते हो आप इसे, लेकिन सर इसमें जो इलेक्ट्रॉन युग्म जो परमाणु दे रहा है, क्या बोल रहा हूं, देखो ध्यान देना कि लिगेंड के अंदर जो परमाणु धातु को इलेक्ट्रॉन युग्म देकर उसके साथ उपसह संयोजक यौगिक या उपसह संयोजक बंध का निर्माण करता है, क्या करता है, उपसह संयोजक बंध का निर्माण करता है, उसे अपन दाता परमाणु कहते हैं। ये पॉइंट आया है इंपोर्टेंट, दाता परमाणु पहचानना आना चाहिए। क्या बोल रहा हूं, कोई भी अपने पास लिगेंड है, क्या बोल, कोई भी अपने पास लिगेंड है, उस लिगेंड में वह परमाणु जो केंद्रीय धातु को क्या करता है, इलेक्ट्रॉन युग्म देकर उसके साथ उपसह संयोजक बंध बनाता है, और उपसह संयोजक बंध बनाता है, वही क्या कहते हैं, दाता परमाणु कहलाता है। ठीक है, जैसे अपने पास एक एग्जांपल आ जाए, क्या, ये अपने पास एग्जांपल है AgNH3 का होल ट्वाइस। आपको इसमें पहचानना हो कि सर इसमें दाता परमाणु कौन है, सर इसमें केंद्रीय धातु परमाणु कौन है, और ये लिगेंड कौन सा, तो आप क्या बोलोगे, सर केंद्रीय आयन तो ये है, क्या है ये, केंद्रीय आयन। और आप क्या बोलोगे, सर ये जो NH3 है ये पूरा का पूरा क्या है, लिगेंड है। ठीक है, और आप बोलोगे सर इस लिगेंड के अंदर ना N होगा, वो होगा दाता परमाणु। ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन युग्म किसको देगा, इस केंद्रीय धातु को देगा। तो ये पॉइंट आएगा समझ में, पहली परिभाषा अपने पढ़ी केंद्रीय आयन की, दूसरी अपने पढ़ी लिगेंड। ठीक है, अब देखो अपन पढ़ेंगे लिगेंड के प्रकार कि लिगेंड में जो दाता परमाणु है इसकी संख्या के आधार पर लिगेंड कितने प्रकार के होते हैं। जैसे एक दंतुक लिगेंड मतलब एक दाता परमाणु, द्विदंतुक लिगेंड मतलब दो दाता परमाणु, त्रिदंतुक लिगेंड मतलब तीन दाता परमाणु, चतुर्दंतुक लिगेंड मतलब चार दाता परमाणु, पंचदंतुक लिगेंड मतलब पांच दाता परमाणु, और षटदंतुक लिगेंड मतलब छह दाता परमाणु। तो स्टूडेंट्स अपन ये पढ़ेंगे, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, इनमें सभी लिगेंडों को याद रखना पड़ेगा कि एक दंतुक लिगेंड कौन से होते हैं, द्विदंतुक लिगेंड कौन से होते हैं, त्रिदंतुक लिगेंड कौन से होते हैं, चतुर्दंतुक लिगेंड कौन से होते हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा। आपको उसमें ये भी याद रखना पड़ेगा कि उसमें दाता परमाणु कौन है, और आपको उसमें ये भी याद रखना पड़ेगा कि उसके ऊपर चार्ज कितना है, आवेश कितना है, ये याद रहना चाहिए। तो अब अपन पढ़ते हैं कि जो लिगेंड होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, संख्या के आधार, इनके दाता परमाणु की संख्या के आधार पर। तो स्टूडेंट लिगेंड्स के प्रकार में अपन जानते हैं कि एक या एक से अधिक दाता परमाणु की उपस्थिति के आधार पर लिगेंड होते हैं, वो निम्न प्रकार के होते हैं। जैसे एक दंतुक लिगेंड, द्विदंतुक लिगेंड, त्रिदंतुक लिगेंड। तो उसमें सबसे पहला आता है अपना एक दंतुक लिगेंड। अब अपने को जानते हैं कि एक दंतुक लिगेंड होते कौन कौन से हैं, उनके का नाम क्या होता है, उनमें दाता परमाणु कौन सा होता है, उन पे चार्ज क्या होता है, ये जानना अपने को। क्या कोई भी लिगेंड हो उसके बारे में जानना कि उसके संरचना क्या होगी, उसका दाता परमाणु क्या होगा, उस पे चार्ज क्या होगा, उसका नाम क्या होगा। तो सबसे पहले देखो अपन आते हैं एक दंतुक लिगेंड, मतलब ऐसे लिगेंड जिनके अंदर एक दाता परमाणु उपस्थित होता है, उसे अपन क्या कहते हैं, एक दंतुक लिगेंड। जिसमें सबसे पहले अपना आता है H2O, जिसको अपन बोलते हैं एक्वा, और इस एक्वा के ऊपर जो दाता परमाणु होता है वो होता है ऑक्सीजन, और इस पे चार्ज होता है वो होता है 0। फिर आता है अपना NH3, जिसको अपन बोलते हैं एमीन, और इसमें दाता परमाणु होता है वो होता है नाइट्रोजन, और इसमें चार्ज होता है वो होता है 0। ठीक है, फिर आता है कार्बोनिल CO, जिसका दाता परमाणु होता है कार्बन, और इस पे चार्ज होता है 0। फिर आता है अपना फोस्फिन PS3, जिसका दाता परमाणु होता है फास्फोरस मतलब P, और इसके ऊपर चार्ज होता है वो होता है 0। फिर आता है अपना
पिरिडीन जिसको अपन लिखते हैं C5H5N। देखो इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होती है, ये होती है इसकी स्ट्रक्चर, इसको अपन बोलते हैं पिरिडीन। क्या बोलते हैं? पिरिडीन, जिसको पी से लिखते हैं। इसमें दाता परमाणु होता है, इस नाइट्रोजन के पास क्या होते हैं? लोन पेयर। तो ये क्या करता है? अपना लोन पेयर दान करता है, जिस पे चार्ज क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, अब आता है अपना ट्राइफेनिल फोस्फेट PPS3, जिसको क्या बोलते हैं? ट्राइफेनिल फोस्फेट, जिसमें अपना दाता परमाणु होता है वो फॉस्फोरस होता है, उस पे चार्ज होता है वो होता है 0। फिर आता है अपना नाइट्रोसिल NO, जिसमें दाता परमाणु होता है, नाइट्रोजन होता है, इस पे चार्ज होता है वो होता है 0। फिर अपने आते हैं हेलो कंपाउंड, मतलब हेलोजन वाले। जैसे हेलोजन में हेलो अक्ष, जिसमें दाता परमाणु अक्ष हो गया, चार्ज हो गया -1। अपने को पता है हेलोजन पे -1 होता है, जैसे फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो, इन पे क्या आएगा? -1। ठीक है, फिर आता है अपना हाइड्रोक्सो OH-, क्या आता है? OH। तो OH में क्या होगा? दाता परमाणु ऑक्सीजन, और इस पे चार्ज क्या होगा? -1। OH माइनस लिखते हैं ना, तो क्या होगा? -1। साइनो में क्या होता है? कार्बन होता है दाता परमाणु, और दाता परमाणु कार्बन होता है, तो इसमें चार्ज क्या होता है? -1। और आइसोसाइनो में क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन हो जाएगा। साइनो में तो क्या होता है? कार्बन। आइसोसाइनो में क्या हो जाता है? नाइट्रोजन दाता परमाणु, और इन पे चार्ज क्या रहता है? -1 रहता है। फिर आता है अपना NO2-, जिसको अपन बोलते हैं नाइट्रो, और नाइट्रो पे का जो दाता परमाणु होता है वो होता है नाइट्रोजन, और इस पे चार्ज होता है वो होता है -1। अब देखो ये आता है अपना नाइट्राइटो। नाइट्राइटो में जो दाता परमाणु होता है वो होता है ऑक्सीजन, और इस पे चार्ज होता है वो होता है -1। फिर आता है अपना हाइड्रिडो। हाइड्रोइडो में दाता परमाणु हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन ही क्या है? इसमें दाता परमाणु, और इसमें चार्ज क्या होगा? -1। फिर आता है अपना एमिडो। एमिडो में दाता परमाणु क्या होता है? नाइट्रोजन, और इसमें चार्ज होता है -। NH2- आ जाएगा, उसको अपन बोलेंगे एमिडो। और एक होता है इमिडो, और एक होता है एमिडो। देखो एक होता है इमिडो, एक होता है एमिडो, और एक होता है इमिडो। क्या फर्क है? देखो एमिडो का मतलब अपना यहाँ पे NH2-, क्या? NH2-, और इमिडो का मतलब होता है NH-2। ये फर्क रहता है, एक होता है एमिडो, एक होता है इमिडो। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट चलते हैं अपन इसकी तरफ आगे। एक होता है परोक्सो। परोक्सो का मतलब O2-, जिसमें दाता परमाणु होता है ऑक्सीजन, इस पे चार्ज होता है -1। एक होता है अपना ऑक्सो, मतलब ऑक्सीजन पे -2, जिसमें दाता परमाणु ऑक्सीजन, और इस पे चार्ज होता है -2। एक होता है अपना कार्बोनेटो। कार्बोनेटो में CO3-, जिसमें दाता परमाणु होगा ऑक्सीजन, और इस पे चार्ज कितना है? -2, तो -2। एक होता है सल्फेटो। सल्फेटो को क्या बोलोगे? दाता परमाणु क्या है? ऑक्सीजन, और इस पे चार्ज होगा -2। एक होता है इमिडो। देखो आ गया ना इमिडो। इमिडो NH-2, मतलब दाता परमाणु क्या है? नाइट्रोजन, जिस पे चार्ज होगा -2। एक होता है सल्फाइडो। सल्फाइडो में क्या होगा? दाता परमाणु सल्फर, और इस पे चार्ज होगा -2। एक होता है एजिडो। एजाइड, सोडियम एजाइड रिएक्शन अपन ने पढ़ी थी, याद हो तो? एल्कोहल फिनोल ईथर वाला चैप्टर पढ़ा था, उस टाइम पे आया था, याद आएगा ना? एजाइड पदार्थ था, सोडियम एजाइड के साथ लिख दिया है ना। तो देखो एजिडो, एजिडो का मतलब नाइट्रोजन, और इसमें क्या आता है? -3 चार्ज। एक आता है फॉस्फिडो P3-। देखो इसको एजिडो, नाइट्रोजन है तो एजिडो, और फॉस्फोरस है फॉस्फिडो। ठीक है, इसमें दाता परमाणु फॉस्फोरस, इसमें -3 चार्ज। एक आता है थायोकार्बोनिल। देखो CO होता है, CO, इसको तो अपन बोलते हैं कार्बोनिल, और CS आ गया, उसको क्या बोलेंगे? थायोकार्बोनिल। और इस पे दाता परमाणु क्या था? कार्बन, और इसमें भी क्या रहेगा? कार्बन। इस पे चार्ज था 0, और इस पे भी चार्ज क्या रहेगा? 0। याद रखना चाहिए। एक आता है थायोयूरिया। यूरिया, देखो यूरिया का सूत्र यही तो होता है, यूरिया का सूत्र यही तो होता है, NH2C NH2। ये क्या होती है? यूरिया होती है। लेकिन इस ऑक्सीजन को हटाकर यहाँ पे सल्फर लगा दिया, इसी को अपन बोल दिया थायोयूरिया। क्या बोल दिया? थायोयूरिया, जिसमें दाता परमाणु क्या होगा? सल्फर, और इस पे चार्ज क्या होगा? तो ये सारे अपन ने पढ़े एक दंतुक लिगेंड, जिसमें कुछ उदासीन थे, मतलब जिन पे 0 चार्ज था, और कुछ पे नेगेटिव चार्ज था, कुछ पे -2 था, कुछ पे -3 था। ठीक है, अब अपने आते हैं द्विदंतुक लिगेंड।
ऐसे लिगेंड जिनके अंदर दो दाता परमाणु होते हैं उसे अपन बोलते हैं द्विदंतुक लिगेंड। अब सर ये द्विदंतुक लिगेंड में पहला अपना आता है एथिलीन डाइएमीन, CH3 दोनों CH3 के ऊपर क्या जुड़ा हुआ है, NH2 जुड़ा हुआ है, जिसको अपन बोलते हैं एथिलीन डाइएमीन। और इन दोनों में दाता परमाणु क्या होगा, नाइट्रोजन होगा। इसमें चार्ज क्या होता है, वो होता है, ठीक है। फिर अपना आता ऑक्सीलेटो। ऑक्सीलेटो में क्या होता है, एक होता है कार्बन कार्बन, एक कार्बन पे C डबल बॉन्ड हो, दूसरे पे भी C डबल बॉन्ड हो, और एक कार्बन पे ऑक्सीजन की वैलेंसी फ्री है, जिसके कारण इस पे चार्ज होगा वो होगा -2, और इस पे दाता परमाणु होंगे वो होंगे ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ठीक है। फिर एक अपना ग्लाइसिनेटो आ जाता है। देखो ग्लाइसिनेटो में क्या करोगे, CH2 था, अब देखो यहाँ पे एक एथिलीन डाइएमीन था, मतलब NH2 ले लेना, एक पे C डबल बॉन्ड हो O-, तो CH2 के साथ NH2 जोड़ दो, C डबल O- जोड़ दो, इसको अपन बोलते हैं ग्लाइसिनेटो। अब देखो नाइट्रोजन भी है ऑक्सीजन भी है, दाता परमाणु नाइट्रोजन भी होगा ऑक्सीजन भी होगा, और ये दोनों होने की वजह से चार्ज भी क्या जाएगा, माइनस में जाएगा। दोबारा सुनो, ये एक दंतुक लिगेंड थे सारे के सारे। द्विदंतुक लिगेंड में मतलब जैसे लिगेंड जिनके अंदर दो दाता परमाणु उपस्थित होते हैं उन्हें अपन द्विदंतुक लिगेंड कहते हैं। और इनमें कौन कौन से आ गए, एथिलीन डाइएमीन हो गया, ऑक्सीलेटो होगा, ग्लाइसिनेटो हो गया, ये हो गए अपने द्विदंतुक।